एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। पेपर में ये 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना, अंग्रेज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मैंने क्या बताया, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अलंकेश है ये कुबेर का पर्यायवाची है। पेपर में बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना अलंकेश है वो कुबेर का पर्यायवाची है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो आप दोस्तों आपको याद रखना, जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, अधिकतर भारतीय भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है इसके 5 भेद हैं। अब 5 भेद आप कौन कौन सी आप कहोगे, 5 भेद हमने तो पढ़े ही नहीं। हमने तो ये पढ़ा, वर्णों की आवृत्ति होती है, उससे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बने हैं अनुप्रास अलंकार के भेद से, तो आपको याद रखना ये है 5। अब कौन कौन सी है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुतीय अनुप्रास और अनंतीय अनुप्रास। जब मैं आपको अलंकार का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं इसे डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको याद रखना, जो अनुप्रास अलंकार है इसके 5 भेद होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उतनी करनी पर उतनी लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। ये लोकोक्ति काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुई है। मैंने ज़्यादातर मॉक टेस्ट में देखा है, ये पेपर में आई है, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है और मॉक टेस्ट में। तो आपको याद रखना, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपना कार्य ही फलदायक होता है। पेपर में बहुत पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब आप काफ़ी लोग कहोगे कि अमीर खुसरो हिंदी में कहाँ से आ गए, तो आपके क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ये लिखा भाषा। ये पेपर में पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। तो क्या है, अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है, आभूषण का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में प्यारा सा जरूर कमेंट करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं, मुहावरे का अर्थ है। बहुत बार पूछा गया। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इसके मुहावरे का अर्थ क्या है, वो है स्वार्थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है वो कहता है सूरदास को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया था कि अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है, तो कहा जाता है सूरदास को। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है वो क्षेत्र विशेष से। मैंने आपको क्या बताया, आंचलिक रचनाओं का जो संबंध होता है वो होता है क्षेत्र विशेष से। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि आचरण की सभ्यता है वो किसकी रचना है। तो आपको याद रखना, जो आचरण की सभ्यता है वो रचना है वो सरदार पूर्ण सिंह की। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको रचनाओं की पूरी क्लास पढ़ाई हुई है, तो जिसने नहीं देखी है तो वो क्लास को ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम बजट के ऊपर बहस हो कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं वाक्य का शुद्ध रूप क्या है।
और क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने इतनी स्पीड में पढ़ाई की होती है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो अभी आप पढ़ा होगा तो काफ़ी लोगों ने आम को आज पढ़ लिया होगा, लेकिन क्या है, लेकिन हम टिक तो गलत ही लगाएंगे ना। तो क्या है, आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो क्या है, आम नहीं होगा, इधर होगा आज बजट पर बहस होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। पेपर में एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन रखता है जो हम लोग स्पीड में पढ़ जाते हैं और लगता है क्वेश्चन तो सही है, और हमारे वही गलतियाँ होती, छोटी छोटी गलतियाँ ही होती है जो हमारे नंबर को कम कर देती है। तो आपको याद रखना, आम बजट पर बहस नहीं होगी, होगा आम बजट, आज बजट पर बहस होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य में अशुद्ध क्या है। अब देखिए क्या है वाक्य में, उज्जवल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, उ आधा जा व और ला। बहुत बार पूछा गया पेपर में, डायरेक्ट पूछ देते हैं उज्जवल का शुद्ध रूप क्या है। तो आपको याद रखना, उज्जवल में दोनों जा आधे बनते हैं। हम लोग क्या होता है, जल्दी स्पीड में देखते हैं और लगता है कि दोनों आधे बने हैं, लेकिन नहीं, हमारा वही गलती होती है। वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो एग्जाम में नंबर कम करती हैं। तो आपको याद रखना, उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य में अशुद्ध क्या है, उज्जवल। उज्जवल ऐसे ना लिख के उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाई थी, वर्णमाला जब सेटअप पढ़ाया था तो मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, ऊष्म व्यंजन की क्या बताई थी, ऐसे तो आपको याद है तीनों सा, और हाँ इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, S3H, S3H ऊष्म व्यंजन। आपको याद रखना, मैंने ट्रिक बताई है। जिसने वर्णमाला का चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जरूर देखना वो क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने छोटे छोटे आपको ट्रिक बताई है जिससे आप याद कर सको, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवा, इन सबको याद करने की छोटी छोटी ट्रिक बताई थी, वो जरूर देखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 और 1 11 होते लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में होता है। और एक ऑप्शन दिया होता है भाग जाना, और लोग क्या होते हैं सीधा मुहावरा निकाल देते, लोकोक्तियाँ तो बात ही गई, लोकोक्तियाँ तो पढ़ी नहीं है, सीधा लिख दिया भाग जाना। लेकिन आपको याद रखना, 1 और 1 11 होते लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, संग में बड़ी शक्ति है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। 1 और 11 होते लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना, संग में बड़ी शक्ति है। हमारा अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। बहुत बार पेपर में केसर दास से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो आपको याद रखना, वो कहा जाता है केशव दास को। मैंने क्या बताया, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव दास को। दोस्तों मैंने केशव दास का पूरा जीवन परिचय पढ़ाया, तो उस क्लास को जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी वो क्लास। आपके जितने भी केशव दास से डाउट होंगे उधर वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें रचनाएं, उनके बारे में क्या, उनके माता पिता के नाम, उनने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, वो सब कुछ एक क्लास में बताया था। उस क्लास को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीर दास जी हमारे थे वो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे। मैंने क्या बताया, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कबीर दास का भी जीवन परिचय पूरा पढ़ाया है, क्योंकि इनके जीवन परिचय मैंने इसलिए पढ़ाई कि इनसे मैंने देखा प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग हल्के में ले लेते हैं और वही नंबर हम लोग कम हो जाते हैं। तो आपको वो क्लास ज़रूर देखनी है, अगर आपके सिलेबस में दिए गए कविता तो वो देखिए, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं, कलम का जादूगर किस कवि के लेखक को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। मैंने आपको क्या बताया, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत बार पूछे गए हैं, छोटे छोटे मुहावरे ये पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए मैंने एक क्लास में ले लिया कि आपको ज़्यादा अगर पूरे याद नहीं कर पा रहे तो ये पढ़ लीजिए, आपके काम आएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत अच्छा लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या पूछा था, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको याद रखना भक्ति काल है, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसे जाना जाता है? ब्रज भाषा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? बहुत एग्जाम में यानी कितने बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैंने क्या बताया, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन सी भाषा आज हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत भाषा है, वो हिंदी की आदि जननी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसियानी बिल्ली खम्मा नोची लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसियानी बिल्ली खम्मा नोची लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। किसियानी बिल्ली खम्मा नोची का मतलब क्या है? असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं इधर क्या है, घोंसले में चिड़िया है, इसमें क्या है, में किसका विभक्ति चिन्ह है, किसका है? अधिकरण कारक का। पेपर में पूछा गया है, आपको याद रखना में पर, ऊपर में और पर आपको याद रखना ये है अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह। तो इधर क्या है, घोंसले में चिड़िया है, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण कारक। बाकी जब मैं कारक की क्लास अलग से पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उधर पर डिटेल में बताऊंगी। इधर आपको बस याद रखना में किस में आएगा? अधिकरण कारक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपको याद रखना चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल, ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो चाय है ये चीनी भाषा का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आप क्या है, चारों चरणों में समान मात्राएं, तो क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। मैंने क्या बताया, चारों चरणों में जो समान मात्रा वाले छंद होते हैं उन्हें कहते हैं हम सममात्रिक छंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। मैंने क्या बताया, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको याद रखना जिजिप्सा। पेपर में पूछा गया इसलिए मैंने बताया, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजिप्सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी गुजर गई हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो आप क्या है? विधुर। सभी को पता होगा लेकिन पेपर में पूछा गया, समझ लिए। इतने सरल भी क्वेश्चन बनते हैं और कठिन भी बनती है, आपके ऊपर है, आपकी किस्मत कैसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको क्या है? आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आशुतोष। अब आप लोगों की किस्मत है, आपने बोला किस्मत होनी चाहिए। देखो पेपर में सरल भी क्वेश्चन आते हैं, सरल से सरल क्वेश्चन बनता है और कठिन से कठिन बनता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन कठिन था, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते पेपर में ये क्वेश्चन सरल भी था। तो पेपर दोनों को लेबल करके बनाया जाता। बाई चांस हो जाता कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, वरना इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। समझ लो ऐसा आया जिसकी पत्नी गुजर गई, किसे नहीं पता होगा। तो पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अयध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यतीत हो गया वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अतीत। समझ लीजिए इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? तो किसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौहर खुलना का अर्थ क्या है? भेद का पता लगना। आपको याद रखना मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे गए हैं,
आप एक बार क्लास पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी दे सकते हैं आपको याद हो जाएंगे। नहीं हो रहे तो दुगनी स्पीड में कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल का क्या आता है? तो दोस्तों सभी कहते हैं हम तो ठन ठन गोपाल है, इसका मतलब क्या, हम कंगाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने आपसे क्या बोला था, अनुप्रास अलंकार का ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए किसका है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिनके की ओट का में पहाड़, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? छोटी चीज के पीछे बड़े बहस में छिपा होना, बड़े रहस्य का छिपा होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना, त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा क्या है? बांग्ला। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद माधी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, दोनों पे मुझे फॉलो करना। दोनों की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।